हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एसपीआई। तो एसपीआई क्या है? सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। तो ये क्या है हम देखेंगे, डीप में इसका कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो SPI serial interface. SPI is one of the most popular serial communication protocols. SPI serial peripheral interface is an interface bus commonly used to transmit and receive data between microcontrollers and small peripherals such as shift registers, sensors, displays, flash memories, etc. Since it is a synchronous communication, it uses a separate clock line and data lines. The interface was developed by Motorola in the mid 1980s. तो ये क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। तो SPI का यूज़ माइक्रो कंट्रोलर्स और पेरिफेरल्स के बीच का जो डेटा है वो मतलब ये दोनों के बीच के डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कॉमन डिवाइसेस कनेक्टेड विया SPI ये कौन कौन से हैं? जैसे कि शिफ्ट रजिस्टर्स है, सेंसर्स है, डिस्प्लेज है लाइक OLED, LCD, फ्लैश मेमोरीज है, SD कार्ड्स है, एट्सेट्रा। तो ये कैसे वर्क करता है? SPI एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि डेटा ट्रांसफ़र एक क्लॉक सिग्नल के थ्रू सिंक्रोनाइज होता है। SPI में अलग अलग लाइंस होती है डेटा और क्लॉक के लिए, मतलब जो डेटा और क्लॉक है उसके लिए क्या रहती है, अलग अलग लाइंस रहती हैं। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? SPI प्रोटोकॉल को मोटोरोला ने डेवलप किया है। जो मोटोरोला एक कंपनी रहेगी उसने उनको डेवलप किया है। तो ये कब डेवलप हुआ है कि 1980s के मिड में, मतलब जो मिड का जो टर्म रहेगा उसके में ये क्या होगा, डेवलप हुआ होगा। आज के टाइम में ये ऑलमोस्ट हर माइक्रो कंट्रोलर प्लेटफॉर्म जैसे कि STM32, AVR, PIC, ARM जो भी है इसको सपोर्ट करता है। तो चलो इसका देखते हैं, स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। तो इसके स्पेसिफिकेशन क्या है? एन SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस प्रोटोकॉल ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन मास्टर डिवाइस एंड वन और more slave devices, but in I2C we can have one or more master devices and one or more slave devices. The master is providing the SPI clock and the slave is receiving the SPI clock from the master. तो इसके में क्या रहता है? तो SPI needs 4 wires at least, but some of the recent days devices support 3-pin mode and 4-pin modes also. तो इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस एक सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन है, प्रोटोकॉल है जैसे कि मैंने बताया, जिसमें एक मास्टर डिवाइस होता है और एक उससे ज़्यादा भी क्या रहते हैं, स्लेव डिवाइसेस रहते हैं। SPI में मास्टर कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है और वो ही एक मतलब क्लॉक सिग्नल रहता है जो क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है, एस क्लॉक बोलते हैं उसको। और बाकी सब क्या रहते हैं, स्लेव्स। जैसे कि स्लेव्स उस क्लॉक को फॉलो करते हैं। मास्टर एक सेंड करता है और जो भी स्लेव्स रहेंगे वो क्या करते हैं, उसको फॉलो करेंगे। तो I2C के कंपेयर में SPI सिस्टम में सिर्फ एक मास्टर होता है, जबकि I2C में क्या रहता है कि मल्टीपल मास्टर्स को क्या करता है, वो अलाउ करता है। SPI मास्टर में हमेशा इनिशिएट करता है और स्लेव उसके सिग्नल को जवाब देते हैं, मतलब फॉलो करते हैं। तो SPI कम्युनिकेशन के लिए कम से कम कितने वायर्स रहते हैं? 4 वायर्स का यूज़ होता है, जो कि कौन कौन से देखते हैं हम यहाँ पे। MO, MISO और S क्लॉक और जो SS और CS जो भी रहेगा। तो ये क्या रहता है? MOSO ये देखेंगे हम डिटेल में। तो ये मास्टर आउट स्लेव इन रहता है। MISO क्या, मास्टर इन स्लेव आउट। S क्लॉक क्या रहता है? सीरियल क्लॉक रहता है। और जो SS है ये क्या करता है? स्लेव सिलेक्ट रहता है या चिप सिलेक्ट, या फिर उसको चिप इनेबल भी हम बोल सकते हैं। तो ये देखते हैं क्या है अब। तो MOSI ये क्या रहता है? तो हर स्लेव के लिए एक अलग सबसे पहले आपको CS के बारे में बताती हूँ, जो कि हमारे चिप सिलेक्ट है। तो इस लाइन के मतलब जो ये लाइन है, तो इस लाइन के ज़रिए क्या होता है, इस लाइन के ज़रिए मास्टर बताता है कि किस स्लेव से बात करनी है, मतलब किस स्लेव से हमें डेटा शेयर करना है या कम्युनिकेट करना है। जब CS लो होता है तभी स्लेव एक्टिव होता है। क्या? जब CS लो रहता है, CS SS लो रहता है, तभी क्या रहता है कि हमारा स्लेव एक्टिव रहता है।
कुछ नए डिवाइसेस हैं जैसे कि 3 वायर्स SPI भी सपोर्ट करते हैं, जिसमें या तो रीड ओनली या राइट ओनली कम्युनिकेशन होता है। इसमें MISO या फिर MOSI में से कोई एक लाइन ड्रॉप की करी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन दी नीड। ठीक है, तो SPI क्या है? SPI एक फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, यानी कि एक टाइम पे ही डेटा सेंड और रिसीव किया जा सकता है। लेकिन इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि इसमें एरर चेकिंग का कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म नहीं है, जो कि जैसे कि I2C में है, तो इसके में वो नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसके मोड्स देखते हैं कि इसके कौन कौन से मोड हैं। तो SPI क्लॉक्स मोड मतलब क्या रहता है इसके में? तो SPI इंटरफेस में काफ़ी फ्लेक्सिबल है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि SPI किसी फिक्स डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल को डिफाइन नहीं करता। इसकी वजह से ओवरहेड या बहुत कम होता है और ये हाई स्पीड डेटा स्ट्रीमिंग के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। ठीक है, तो SPI में डेटा एक्सचेंज के टाइम पे क्लॉक या बिहेवियर डिफाइन करने के लिए CPOL मतलब क्लॉक पोलरिटी और CPHA मतलब क्लॉक फेज। अब ध्यान रखना ये क्या है, क्लॉक पोलरिटी और क्लॉक फेज, इसको हम इसके फुल फॉर्म है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से SPI के 4 मोड्स बनते हैं। जैसे नीचे यहाँ पे हम देख रहे हैं मोड 0, 1, 2 जो भी है, ये हम अब एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो मोड 0 में क्या होता है? इन दिस मोड SPI मतलब clock polarity is 0 and clock phase is also 0, so the as clock starts low and the data will be sampled at the first stage। मतलब इसका मतलब ये है कि इस मोड में जो हमारा क्लॉक है, सीरियल क्लॉक है, ये क्या कहता है, इनिशियली लो रहता है। तो डेटा को फर्स्ट क्लॉक एज जो है हमारी सैम्पल की जा सकती है। डेटा को फर्स्ट क्लॉक एज राइजिंग एज पे सैम्पल किया जा सकता है। तो सिंपल टर्म्स में देखें तो क्लॉक लो से हाई जाता है और डेटा उसी राइजिंग एज पे रीड होता है। अब मोड 1 पे क्या है? इन दिस मोड जो हमारा क्लॉक पोलरिटी है ये क्या है, 0 है, और जो हमारा फेज है 1 है। तो इसके में क्या होता है, सो द एस क्लॉक स्टार्ट्स एज लो एंड द डेटा विल बी सैम्पल्ड एट द सेकंड एज। तो इसके में क्या होता है, जो हमारा एस क्लॉक रहता है ये क्या करता है, लो हो जाता है, और जो हमारा डेटा है वो कहाँ सैम्पल होता है, सेकंड एज पे सैम्पल होता है। ठीक है, तो इसके में एक पॉइंट है, मतलब जो एक मेन पॉइंट है वो हम मोड 2 के बाद देखेंगे। तो इस मोड में क्या होता है, जो हमारा क्लॉक पोलरिटी वो 1 है और फेज है 0 है। तो इसके में क्या, द क्लॉक स्टार्ट हाई एंड द डेटा विल बी सैम्पल्ड एट द फर्स्ट स्टेज। तो मतलब क्लॉक्स जब हाई रहता है, क्लॉक हाई से लो हो जाता है, तो वे कौन सी फर्स्ट स्टेज में, तो डेटा उस मोमेंट पे क्या होता है, रीड होता है। ठीक है, अब इसके में मेन पॉइंट क्या है, तो SPI कम्युनिकेशन के लिए मास्टर और स्लेव दोनों का मोड सेम होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो हमारा मास्टर और स्लेव रहेगा, इन दोनों का मोड क्या चाहिए, सेम चाहिए, नहीं तो क्या होता है, डेटा गलत रीड हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 0, 1, 2, ये हमारे SPI के मोड्स हो गए। अब देखते हैं थर्ड मोड भी है यहाँ पे। तो थर्ड मोड क्या, उसमें क्या रहता है, इन दिस मोड ये दोनों भी 1 रहेंगे, पोलरिटी भी और फेज भी क्या रहेगी, 1 रहेगी। और इस वक्त क्या होगा हमारा यहाँ पे कि जो मतलब हमारा जो क्लॉक सिग्नल है, सीरियल क्लॉक सिग्नल है, ये इनिशियली हाई होती है और डेटा को सेकंड एज पे सैम्पल किया जा सकता है। मतलब पहले एज पे डेटा सेटअप होता है और जब क्लॉक हाई से लो हो जाता है तो मतलब फॉलिंग एज तब डेटा रीड होता है। इस मोड में भी मास्टर और स्लेव दोनों का सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन पे जब सेट होता है तो ये दोनों का भी मोड सेम होना बहुत ज़रूरी है। इसके एडवांटेजेस क्या है देखते हैं, चलो अब एडवांटेज, इट्स वे फास्टर देन असिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन एंड I2C ऑलमोस्ट ट्वाइस एज फास्ट, नो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, सो द डेटा कैन स्ट्रीम्ड कंटिन्यूसली विदाउट इंटरप्शन। अब डायरेक्टली मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसमें क्या रहता है, जो हमारा हाई स्पीड कम्युनिकेशन रहता है, इसका मेन एडवांटेज क्या है कि ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इस पर बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है, स्पेशली जब कंपेयर करें UART के साथ या फिर I2C के साथ। SPI का डेटा रेट ऑलमोस्ट 12C से मतलब ज़्यादा डबल है। ये दोनों से क्या है, बहुत ज़्यादा। I2C से ज़्यादा भी डबल ये डेटा क्या कर सकता है, फास्ट स्पीड में सेंड कर सकता है। सॉरी 12 नहीं हो, I2C है। तो बाद में सेकंड क्या है इसका, नो स्टार्ट और स्टॉप बिट्स। तो इसके में क्या रहता है, SPI में UART की तरह कोई स्टार्ट या स्टॉप बिट नहीं रहता है, इसलिए कंटिन्यूस डेटा स्ट्रीम पॉसिबल होती है बिना किसी इंटरप्शन के।
नेक्स्ट क्या है, नो स्लेव एड्रेसिंग नीडेड। तो इसके में क्या है, SPA मोड में I2C की तरह स्लेव एड्रेस देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हर स्लेव को अलग CS, मतलब जो भी हमारा CS की चिप है, तो ये क्या करती है, लाइन से सिलेक्ट किया जा सकता है। बाद में थर्ड क्या है हमारा, नो स्लेव एड्रेसिंग। तो ये क्या रहता है हमारा, नो स्लेव एड्रेसिंग में क्या रहता है, SPA में I2C की तरह यहाँ पर भी जैसे कि बताया स्लेव एड्रेस देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो अब दूसरा क्या है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। SPA में MOSI मतलब मास्टर आउट स्लेव इन, सेंड और जो MISO है, ये दोनों अलग लाइंस होती है। इसका मतलब है कि डेटा एक ही टाइम पे सेंड और रिसीव किया जा सकता है। ठीक है। फ्लेक्सिबल डेटा लेंथ क्या रहती है अब इसकी, ये SPA कम्युनिकेशन में 8 बिट तक हमारा जो डेटा है वो लिमिटेड नहीं होते हैं SPA कम्युनिकेशन में, जो कि मतलब डिवाइसेस हैं 8, 16 या 32 बिट का कस्टम लेंथ डेटा भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन। ठीक है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, सिंपल स्लेव हार्डवेयर। तो इसके में क्या रहता है, द रिसीव्ड हार्डवेयर कैसे सिंपल मतलब रहता है वो देखते हैं। स्लेव साइड का हार्डवेयर बहुत ज़्यादा सिंपल हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक शिफ्ट रजिस्टर भी SPI स्लेव के रूप में मतलब काम कर सकता है। इसके में क्या कर सकता है, एक शिफ्ट रजिस्टर भी एज ए SPI स्लेव काम कर सकता है। अब दूसरा क्या, इट सपोर्ट्स मल्टीपल स्लेव डिवाइसेस। तो ये क्या करता है, एक मास्टर डिवाइस मल्टीपल स्लेव से कनेक्ट हो सकता है और हर स्लेव के लिए डेटा अलग CS पिन असाइन कर सकता है। ये मल्टी डिवाइस सिस्टम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। ठीक है। ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब देखते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में क्या है कि जो हमारे ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत होती है, जब हमें ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत होती है SPA को काम कराने के लिए, मतलब जो भी हमारा SPA है उसको काम कराने के लिए मिनिमम 4 वायर्स की ज़रूरत चाहिए, जो कि हमारा MOSI, MISO और S क्लॉक और CS है। जब KUART और I2C में सिर्फ 2 वायर्स का काम चल जा सकता है। इसकी वजह से ये क्या रहता है, थोड़ा वायरिंग कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बाद में यहाँ पे क्या है, नो एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे क्या रहता है, नो एक्नॉलेजमेंट और एरर डिटेक्शन। SPA में I2C की तरह कोई एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म नहीं होता है, इसलिए हमें ये नहीं पता चलता कि स्लेव तक डेटा पहुँचा, मतलब डेटा गया है या नहीं। कोई एरर चेकिंग प्रोटोकॉल पे ये डिफाइन नहीं करता है। इसका थर्ड डिसएडवांटेज क्या है कि प्री डिफाइंड जो हमारा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, जैसे कि SPI कम्युनिकेशन पहले से ही प्लान करना पड़ता है। तुम रैंडम साइज का अगर मतलब डेटा कभी भी नहीं भेज सकते। मास्टर को पता होना चाहिए कि कितने बाइट्स का डेटा भेजना है या फिर भेजा जा सकता है। ठीक है। तो ये सारी कम्युनिकेशन मास्टर के थ्रू ही होती है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे हर स्लेव के लिए अलग से CS लाइन होनी चाहिए। अगर मल्टीपल स्लेव्स यूज़ कर रहे हैं तो हर एक के लिए अलग अलग चिप सिलेक्ट पिन होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इट यूजुअली SPA ओनली सपोर्ट्स अ सिंगल मास्टर। तो SPA क्या करता है, SPA में स्लेव्स मल्टीपल हो सकते हैं, बट यहाँ पर मास्टर को एक ही चाहिए। ये क्या करता है, एक सिंगल मास्टर को ही सपोर्ट कर सकता है। बाद में लास्ट क्या है, कैन बी यूज्ड ओनली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ये क्या रहता है यहाँ पे, डिसएडवांटेज में क्या है इसके, अब एक कौन सा भी प्रोटोकॉल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके में क्या रहता है, हमें एक डिस्टेंस भी क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन ये जो SPA है ये हमारा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही काम कर सकता है। SPA शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बना है। लॉन्ग वायर्स या नॉइजी इन्वायरमेंट में SPA रिलायबल नहीं होता है, सिग्नल डिग्रेड हो सकता है, मतलब सिग्नल में कुछ भी एरर्स आ सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, हमारे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सपोर्ट नहीं करते, ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है। ये रहा ये SPA और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके मोड्स हमने देख लिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।